ये एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 7 है। इसमें हम जानेंगे रीजनल कल्चर्स के बारे में कि कैसे उनका निर्माण हुआ। लोगों को हम उनकी बोलचाल की भाषा के आधार पर वर्णन कर सकते हैं। ये सबसे कॉमन तरीका है उनको वर्णन करने का। जब हम किसी पर्सन को तमिल या उड़िया कहते हैं तो इसका मतलब है कि वह तमिल या फिर उड़िया भाषा में बात करता है और तमिलनाडु और उड़ीसा में रहता है। और इसी तरह से हम प्रत्येक रीजन को कुछ खास किस्म के फूड, क्लॉथ्स, पोएट्री, डांस, म्यूजिक और पेंटिंग से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये जो रीजनल आइडेंटिटीज है ये हमेशा से ही रही है, लेकिन क्षेत्रों को बांटने वाले जो फ्रंटियर्स हैं, जो विभाजक सीमा है, ये समय के साथ बनी है और ये वास्तव में अभी भी चेंज हो ही रही है। जिन्हें आज हम रीजनल कल्चर समझते हैं, क्षेत्रीय संस्कृति, वो एक्चुअली सब कॉन्टिनेंट के दूसरे हिस्सों के आइडियाज और जो लोकल ट्रेडिशन थे, स्थानीय परंपराएं, इन दोनों के मिलने से बनी है। हम आगे देखेंगे कि कुछ ट्रेडिशंस जो है वो कुछ क्षेत्रों की अपनी है, मतलब स्पेसिफिक रीजन से है, जबकि कुछ जो है वो बहुत सारे रीजन में एक जैसी दिखती है और कुछ पुराने रीति रिवाजों से तो निकली है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। यहाँ पर हम मलयालम लैंग्वेज के डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे और इससे हमें पता चलेगा कि किसी क्षेत्र और वहाँ के भाषा में क्या कनेक्शन होता है। इंडियन पेनिनसुला का साउथ वेस्टर्न पार्ट, जो कि अभी का जो केरला है उसका एक हिस्सा है, वहाँ पर 9th सेंचुरी में महोदयपुरम के चेर किंगडम की स्थापना हुई थी। इस एरिया की बोलचाल की भाषा मलयालम थी। यहाँ के रूलर्स ने अपने इंस्क्रिप्शन में मलयालम लैंग्वेज और उसके स्क्रिप्ट को यूज किया। और ये जो एग्जाम्पल है किसी रीजनल लैंग्वेज को ऑफिशियल रिकॉर्ड में यूज करना, ये सब कॉन्टिनेंट के अर्लीस्ट एग्जाम्पल में से एक है। और सेम टाइम पर चेरा जो थे वो संस्कृत ट्रेडिशन से भी उन्होंने बहुत कुछ लिया, जैसे कि केरला का टेम्पल थिएटर जो कि आज तक चलता आ रहा है, इसकी जो कहानियाँ हैं उसको संस्कृत एपिक्स से ली गई है। 12th सेंचुरी के आसपास मलयालम में लिखा गया पहला जो लिटरेरी वर्क है उसमें संस्कृत से डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें ली गई है। 14th सेंचुरी का एक टेक्स्ट है लीला तिलकम, जिसमें कि ग्रामर और पॉलिटिक्स की बात की गई है। इसको मणिप्रवालम शैली में कंपोज किया गया है। मणिप्रवालम जिसका मतलब होता है डायमंड्स और कोरल्स, जो कि दो लैंग्वेज की तरफ संकेत करता है, एक तो संस्कृत और दूसरा रीजनल लैंग्वेज। अब है रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशन। इसमें हम जगन्नाथ कल्ट के बारे में जानेंगे। दूसरे क्षेत्रों में रीजनल कल्चर रिलीजियस ट्रेडिशन से डेवलप हुई। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कल्ट ऑफ जगन्नाथ। जगन्नाथ का मतलब है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का मालिक, और ये नाम विष्णु भगवान के लिए यूज किया जाता है। ये संप्रदाय उड़ीसा के पुरी में है। यहाँ के जो लोकल ट्राइबल लोग हैं ये आज तक इनकी मूर्ति लकड़ी से बनाते हैं, मतलब काष्ठ प्रतिमा बनाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि ओरिजिनली ये जो जगन्नाथ थे ये लोकल गॉड थे और बाद में इनको विष्णु का रूप मान लिया गया। 12th सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के एक इम्पॉर्टेंट रूलर अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निर्णय लिया।
इसके बाद 1230 में किंग अनंग भीम थर्ड ने अपना जो साम्राज्य था वो पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और खुद को जगन्नाथ का डिप्यूटी यानी कि प्रतिनियुक्त घोषित किया। यह जो फिगर दिया हुआ है यह उड़ीसा के पानलिप मनुस्क्रिप्ट है जिस पर बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ का चित्र बनाया गया है यानी कि लघु मूर्तियाँ बनाई गई है। जैसे जैसे तीर्थ यात्रा के सेंटर के रूप में इस मंदिर का इम्पोर्टेंस बढ़ता गया वैसे वैसे सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स यानी कि सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी अथॉरिटी यानी कि सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा पर अपनी जीत हासिल की जैसे कि मुगल, मराठा और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने टेम्पल पर कंट्रोल करने का प्रयास किया। वे सोचते थे कि अगर टेम्पल पर उनका कंट्रोल हो जाएगा तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उनके रूल को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये है जगन्नाथ टेम्पल पुरी का। अब है द राजपूत्स एंड द ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। 19th सेंचुरी में बहुत सारे रीजन जो कि अभी के राजस्थान में आते हैं उन सब रीजन को ब्रिटिश राजपूताना कहते थे और इससे यह पता चलता है कि ये जो एरिया था वो केवल या फिर मुख्य रूप से वहाँ राजपूत रहा करते थे, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के बहुत सारे एरिया में ऐसे कई ग्रुप रहते थे जो अपने आप को राजपूत कहते थे और इसी तरह से ऐसे कई लोग थे जो राजपूत के अलावा राजस्थान में रहते थे। हालांकि ऐसा माना जाता है कि राजस्थान की ये जो एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, मतलब एक विशिष्ट कल्चर है, उसको बनाने में राजपूत का योगदान रहा है। ये कल्चरल ट्रेडिशंस यानी कि सांस्कृतिक परंपराएं रूलर्स के आइडल्स और एस्पिरेशन से बहुत ही क्लोजली लिंक्ड थे। लगभग 8th सेंचुरी से अभी का जो राजस्थान है वहाँ बहुत सारे राजपूत फैमिली का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसे ही रूलर थे। ये रूलर्स ऐसे सूरवीरों के आदर्शों पर चलते थे जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ा और जो युद्ध क्षेत्र में पीठ दिखाने की बजाय मरना उचित समझते थे। इन राजपूत हीरोज की कहानियाँ पोएम्स और सॉन्ग्स के रूप में रिकॉर्ड किया जाता था जिसको ट्रेंड मिन्स्ट्रेल जो कि लोक गायक होते थे उनके द्वारा गाया जाता था और ये मिन्स्ट्रल्स इन सूरवीरों के मेमोरीज को, स्मृतियों को सुरक्षित रखते थे और उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे दूसरे लोगों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए इंस्पायर करेंगे। साधारण लोग भी इन कहानियों की तरफ आकर्षित होते थे। इन कहानियों में ड्रामेटिक सिचुएशंस, उसके बाद रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस जैसे कि लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, वेलर, एंगर, इस सब का चित्रण होता था, इस सब को दर्शाया जाता था। अब पूछ रहा है कि क्या इन कहानियों में औरतों का भी कोई जगह था? कहीं कहीं यह दिखाया गया है कि औरतें अपने सूरवीर पतियों का लाइफ और डेथ, जीवन और मरण दोनों में उनका अनुसरण करती थी। कुछ कहानियों में सती के प्रथा के बारे में भी उल्लेख किया गया है जिसमें जो विडोज होती थी वो अपने मृतक पति के साथ उसके चिता के साथ ही जिंदा जल जाती थी और इस तरह से जो सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर अपने जीवन का बलिदान करना होता था।
इस चैप्टर में जिस जिस रीजन्स की चर्चा की गई है उस रीजन को मैप पे दिखाया गया है, जैसे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और केरला। नेक्स्ट है बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स, जिसमें दिया गया है कथक की स्टोरी के बारे में। इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे।